नमस्कार, एचबीसी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनीता राय। इंसान में जब कुछ कर गुजरने का जुनून होता है तो फिर उम्र कहां आड़े आती है, इस बात का जीता जागता प्रमाण है अजमेर के लक्ष्मी नारायण कामोद। रेलवे के सेवानिवृत्त इंजीनियर लक्ष्मी नारायण ने जब अपने सपनों को साकार दिया तो बना दिया सबसे छोटा रेल इंजन और उसकी बॉगी भी। दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपनी क्षमताओं को उम्र की सीमाओं में बांधने को तैयार नहीं है। लक्ष्मी नारायण कामोद भी उन्हीं लोगों में शुमार हैं। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी 2010 में इस सेवानिवृत्त इंजीनियर के लोहे को माना गया और उसका नाम दुनिया के सबसे छोटे रेल इंजन निर्माता के रूप में दर्ज किया गया। कहने को तो लक्ष्मी नारायण कामोद की उम्र 75 साल से भी ज्यादा है, लेकिन इनके हौसले आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। रेलवे में इंजीनियर पद से सेवानिवृत्त हुए लक्ष्मी नारायण के मन में बरसों से एक ऐसा रेल का इंजन बनाने की हसरत थी जो न केवल दिखने में ही रेल का इंजन हो बल्कि असली में भी रेल के इंजन की तरह ही काम करे। पटरियों पर दौड़ते इंजन के छोटे रूप को देखने की हसरत जब जुनून में बदली तो आकार लिया एक ऐसे इंजन ने जिसके सामने आदमी की हथेली भी बड़ी नजर आने लगी। कामोद ने एक ऐसा रेल का इंजन मॉडल तैयार किया है जो 5 सेंटीमीटर लंबा, 1.7 सेंटीमीटर चौड़ा और 2.5 सेंटीमीटर ऊंचा है। दुनिया के सबसे छोटे रेल के इंजन का वजन केवल 35 ग्राम है। ये इंजन पटरियों पर दौड़ सके इसके लिए इसमें मोबाइल फोन में काम आने वाली मोटर लगाई गई है। इंजन के बाद अब बात बोगी की करें तो उसका वजन तो मात्र 15 ग्राम ही है। ये बोगी 5 सेंटीमीटर लंबी, 2.5 सेंटीमीटर ऊंची है। इस बोगी में वो सभी विशेषताएं हैं जो किसी आम बोगी में होती है। यहाँ बैठने के लिए सीट भी हैं और रोशनी के लिए लाइटें भी लगाई गई हैं। एक ट्रेन का मॉडल बना, दुनिया की सबसे छोटी ट्रेन वर्किंग मॉडल जो कि रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होती है। 1 इंच बाई 1.5 इंच का इंजन है और ये इतनी सी साइज की इसकी बोगी है। बोगी के अंदर लाइट सिस्टम है, इंजन में भी लाइट सिस्टम है, आगे भी चलता है पीछे भी चलता है और 50 फीट दूर के ऊपर से आप इसको रिमोट कंट्रोल से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये मैंने बताया, इसका लिम्का बुक के अंदर नाम सर्टिफाई हुआ है। लक्ष्मी नारायण को आज भी अपने हुनर के प्रति जबरदस्त उत्साह है। 75 साल की उम्र में लक्ष्मी नारायण का यह उत्साह युवाओं के लिए भी काफी प्रेरणादायक है। वहीं लक्ष्मी नारायण का कहना है कि उनकी इस कला को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया जाए। ऐसा नहीं है कि लक्ष्मी नारायण को ये शौक रिटायर्ड होने के बाद हुआ हो। उनका मोह तो इन हैरत अंगेज चीजों के प्रति बचपन से ही रहा है, जिसके चलते उन्हें कई बार पुरस्कार भी मिल चुके हैं। इस रेल के इंजन में सबसे बड़ी बात यह है कि लक्ष्मी नारायण ने इस इंजन और उसकी बोगी के हर हिस्से को अपने हाथों से तैयार किया है। लक्ष्मी नारायण के अनुसार उन्हें इस ट्रेन को आकार देने में 1 महीने का समय लगा है। वो अभी इसी में कुछ और भी प्रयोग करने की सोच रहे हैं। फिलहाल ये इंजन और बोगी तो बनकर तैयार है और रिमोट कंट्रोल से चल भी रही हैं। लेकिन लक्ष्मी नारायण चाहते हैं कि ट्रैक के साथ ही एक रेलवे स्टेशन और स्वचालित स्टेशन मास्टर भी तैयार किया जाए। वो चाहते हैं कि उनके इस प्रयास को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह मिले। लक्ष्मी नारायण बताते हैं कि इन्हें बचपन से ही विशालकाय इमारतों और मशीनों के मॉडल बनाने का काफी शौक रहा है। वहीं लक्ष्मी नारायण के अनुसार जब वो स्कूल में थे तब उन्होंने एक विद्युत घंटी बनाई थी जिस पर टीचर्स ने उन्हें शाबाशी दी थी। वहीं कामोद बताते हैं कि अपने इसी शौक के चलते उन्हें कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है और इनके पुत्र को सरकारी नौकरी भी इन्हीं की कला के कारण मिली है। बचपन से ही जब मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था, जब मैंने विद्युत घंटी का निर्माण किया था किताब को पढ़ करके, उस पर मेरे हेडमास्टर साहब से बहुत खुश हुए और उन्होंने मेरे को 10 रुपये का नोट इनाम में दिया। सारी क्लासेस भी लेके गए कि भाई, और बोला कि ये लड़का एक दिन बहुत बड़ा इंजीनियर बनेगा, ये मेरा दावा है। उसके बाद फिर मैंने बहुत सी कई कलाकारियाँ करी। फाउंटेन पेन के अंदर मैंने ट्रांजिस्टर रेडियो बना दिया था सन 61 के अंदर, जो आजकल बन के आ रहे हैं। और उसके बाद तो फिर मैं ताजमहल बनाया और भी बहुत सी ट्रेन बनाई। और 96 के अंदर पूना में एग्जीबिशन हुई थी ऑल इंडिया लेवल की, उसके अंदर भी मैंने ट्रेन का मॉडल बनाया था। तो ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट आया था। उसके बिहाफ के ऊपर जो जनरल मैनेजर थे वेस्टर्न रेलवे मिस्टर एम रविंद्रा, उन्होंने मेरे बच्चे को डायरेक्ट सर्विस दी मेरे कहने के ऊपर।
नायाब कारनामे करने की इच्छा के चलते ही लक्ष्मी नारायण के मन में एक दिन धुन सवार हो गई कि बाल में छेद किया जाए। वहीं मन मचला तो लक्ष्मी नारायण लग गए इस धुन को पूरा करने के लिए। सालों की मेहनत के बाद एक दिन ऐसा आया जब उन्होंने इस कारनामे को अंजाम तक पहुंचा ही दिया और आज वो दावा करते हैं कि वो एक बाल में 5 छेद करने का हौसला रखते हैं। एचबीसी न्यूज के आग्रह पर उन्होंने इस कारनामे को कैमरे के सामने भी करके दिखा दिया। ऐसी चीज़ बनाई जाए ताकि वर्ल्ड में आज तक किसी ने नहीं किया हो। तो फिर मेरे दिमाग में सोचते सोचते दिमाग में आया कि बाल में छेद करके देखा जाए। तो मैंने बाल के अंदर छेद करने की कोशिश करी। 1-1.5 महीने से मैं बहुत प्रैक्टिस करी। बाल कट जाते थे, टूट जाते थे। आखिर में लास्ट में मैं जा करके मैं सक्सेसफुल हुआ। यानी कि एक बाल के अंदर मैंने एक बाल पिरो दिया। फिर मैंने सोचा कि अगर एक बाल में अभी एक बाल पिरोया है, किसी ने 2 बाल पिरो दिए तो मेरा तो रिकॉर्ड टूट जाएगा। तो क्यों ना इसको और टफ बनाया जाए। तो फिर मैंने 2 किए, फिर धीरे धीरे इसको 3 किए, फिर 4 किए, यानी कि 5 तक मैंने किया। यानी आधा सेंटीमीटर लेंथ के अंदर 5 होल किए हैं और फिर 5 ही बाल उसमें पिरोए हैं, जैसे कि सुई में धागा पिरोया जाता है। ये मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये गिनीज बुक के अंदर मेरा नाम एंटर हुआ है और मेरे को क्या नाम उसका मेंबरशिप का नंबर दिया है। वैसे तो मैं जनरली मैं अपने खुद का ही बाल तोड़ता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं कि मेरा कोई स्पेशल बाल नहीं है। आपका बाल हो तो आपके बाल में भी कर सकता हूँ मैं, ये बात नहीं है। लेकिन क्या इसमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये बहुत मुश्किल काम है। जरा सा भी सांस भी ले लिया उसमें तो बाल फट 2 टुकड़े हो जाते हैं। तो देखा आपने अपने धुन के पक्के लक्ष्मी नारायण ने किस तरीके से अपने एक बाल में 5 छेद करके सबको अचंभित कर दिया। कामत के अनुसार उनका ये कारनामा अभी तक कोई भी नहीं कर पाया है और इसके लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए एचबीसी विशेष। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लक्ष्मी नारायण के कारनामों की सूची यही नहीं थम जाती। उम्र भले ही उन्हें अब दुष्कर और बारीक काम करने की इजाजत नहीं देती हो, लेकिन फिर भी वो धुन के पक्के हैं। ऐसा नहीं है कि लक्ष्मी नारायण ने सिर्फ रेल का इंजन और बोगी बनाई हो या एक बाल में 5 छेद करना ही उनका कारनामा हो। कई ऐसे नमूने भी हैं जिन्हें लक्ष्मी नारायण ने अपनी हसरतों के जरिए एक नया आयाम दिया है। एक और नमूना जिसे बनाकर लक्ष्मी नारायण ने लोगों को हैरत में डाल दिया। वहीं अब की बार लक्ष्मी नारायण ने उंगली के 2 पारों में समा जाने वाली स्वचालित कार बनाई है। कामोद की बनाई गई ये कार चलती है। इसके साथ ही इसके कैरियर पर सामान भी लादा जा सकता है, जिसे देखकर कोई भी इंसान हैरत में पड़ जाता है। लेकिन इनके कारनामे यहीं नहीं रुकते। लक्ष्मी नारायण का सपना अभी कुछ और भी नए कारनामों को अंजाम देने का है। वहीं खास बात यह है कि लक्ष्मी नारायण अपनी इस कला को प्रोत्साहन करने के लिए सरकार की ओर नहीं देखते हैं। उनका कहना है कि वो सब कुछ अपनी धुन को पूरा करने के लिए करते हैं, लेकिन उनका मानना है कि यदि युवा उनसे इस कार्य की प्रेरणा लें और अपनी क्षमताओं का उपयोग करें तो देश में बहुत कुछ ऐसा बनाया जा सकता है जिसके लिए अभी तक भारत को विदेशों की ओर झांकना पड़ता है। एचबीसी न्यूज के लिए अजमेर से मनवीर की रिपोर्ट। सिरोही के आबू रोड शहर के औद्योगिक क्षेत्र में इन दिनों स्थानीय लोगों और वहां काम करने वाले मजदूरों का जीना दुभर हो गया है। पिछले 6 महीने से वहां लोग खुलकर सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। आप अपने स्क्रीन पर जो धुआं उठता देख रहे हैं, ये नजारा है सिरोही के आबू शहर के रिको औद्योगिक क्षेत्र का। और यहाँ कोई अनहोनी घटना भी नहीं घटी जिसकी वजह से यहाँ धुआं उठ रहा है। दरअसल यहाँ आधा दर्जन वेस्ट टायरों से तेल निकालने के नाम पर टायरों को जलाया जाता है, जिसके कारण आसपास के क्षेत्र में काले धुएं का ये गुब्बारा उड़ता सा दिखाई देता है। इस क्षेत्र में वायु प्रदूषण की तो मानो बाहर ही आ गई है। यहाँ काम करने वाले मजदूर और आसपास के क्षेत्रों के लोग पिछले 6 महीने से खुलकर सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। वहीं टायर जलाकर क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाली इन औद्योगिक इकाइयों के पास में स्थित कॉलेज और आसपास के क्षेत्र के लोग जिला प्रशासन को अपनी समस्या से अवगत करा चुके हैं। साथ ही इन औद्योगिक इकाइयों को तत्काल प्रभाव से बंद करने की गुहार भी लगाई है।
3-4 टायर से ऑयल निकालने की जो फैक्ट्रियां स्थापित की गई हैं, उनको रोक के लिए हमने कई बार स्थानीय तहसील प्रशासन, जिला प्रशासन को भी अवगत कराया, क्योंकि उससे जो गैस निकल रही है, उसके वातावरण जो प्रदूषित हो रहा है उस पूरी इंडस्ट्रीज के कारण, उससे मानव जीवन को खतरा पैदा हो रहा है, साथ साथ वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है। क्योंकि कुछ समय पहले गुजरात सरकार ने इन इकाइयों को वहां से प्रतिबंधित कर दिया गुजरात से, क्योंकि वहां के वातावरण में और मानव जीवन पर जो इसकी गैस निकलती है उससे दूषित प्रभाव पड़ रहे थे और उसके बहुत गंभीर परिणाम आ रहे थे। परंतु उन्होंने ये औद्योगिक इकाइयां यहाँ रिक्को के आबू रोड क्षेत्र में स्थापित कर दी। इनके लिए स्थानीय औद्योगिक क्षेत्र के संस्थाओं ने, जनप्रतिनिधियों ने, वहाँ के सरपंचों ने, सभी ने जिला प्रशासन से और सबसे मांग करी है कि इन औद्योगिक इकाइयों को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। सरपंच मावल की ओर से और 2-3 शैक्षणिक संस्थानों की ओर से मावल इंडस्ट्री एसोसिएशन ग्रोथ सेंटर 1 और 2 उनके अध्यक्ष की ओर से हमें एक सम्मिलित रूप से ये शिकायत मिली थी। उनकी परिवेदना थी कि टायर को गर्म करके जो ये तेल उत्पन्न करते हैं, इससे आसपास बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है और जो कार्बन है उसकी वजह से हालत उनकी बहुत ख़राब है। उसके पश्चात हमने अंतरिम आदेश में CRPC 133 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के तौर पर अंतरिम आदेश दिया कि ऐसे प्रदूषण कारित करने वाली जो फैक्ट्रीज हैं उनको अग्रिम पेशी तक बंद करें, ताकि ये प्रदूषण नहीं फैले और दोनों पक्षों को सुना जा सके। रिको के नियमों के अनुसार किसी भी प्रकार की औद्योगिक इकाई लगाने के लिए रिको की ओर से दिए जाने वाले आवेदन के साथ नियमों की सूची भी दी जाती है। इन नियमों के अनुसार ऐसी इकाइयों को स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती जो लिक्विड, डस्ट, धुएं, गैस, आवाज, वाइब्रेशन अथवा फायर हैजार्ड से मजदूरों के साथ ही अन्य लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा पैदा करने वाली हो। समीपवर्ती गुजरात राज्य में ऐसी कई औद्योगिक इकाइयां थी जिन्हें गुजरात प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा बंद करवाया गया। आबू रोड में स्थापित इस तरह की फैक्ट्रियां गुजरात से पलायन होकर ही लगाई गई हैं, जिनका रिको के फैक्ट्री मालिकों द्वारा विरोध भी किया जा रहा है। उनका कहना है कि इस तरह की एक इकाई लगने से आसपास के करीब 50 से अधिक अन्य औद्योगिक इकाई बंद होने के आसार हैं। तो हमने अभी तक जो इंस्टॉल किया है वो गुजरात राजस्थान गवर्नमेंट के जो रूल्स के अनुसार ही किया है, और जो आगे भी जो करेंगे वो उसके रूल्स के अनुसार ही करेंगे। पोल्यूशन बोर्ड के जो इस इंडस्ट्री में काम होता क्या है? वो टायर में से वेस्ट टायर होते हैं, पाइलोसिस प्रोसेस होकर इसमें ऑयल बनता है। अगर ये वेस्ट टायर रोड पर पड़ा रहे तो किस तरह का पोल्यूशन पैदा करेगा? वो ऐसे ही पड़ा टायर में से कार्बन डाइऑक्साइड छूटता है, कोई ज्यादा दिन पड़ा रहता है तब। ऐसे भी और टायर में पानी भरता है तब मच्छर होते हैं, ऐसे पोल्यूशन करता है। और ये जो पूरा डिस्पोज हो जाता है तो वो भी उसमें ऑयल भी बनता है, देश को ऐसा ऑयल भी मिलता है, फर्नेस ऑयल। और ये जो मच्छर वो सब पोल्यूशन वो भी बच सकते हैं। लाभ कमाने के चक्कर में ये इकाइयां लगातार लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। आसपास के लोगों को पिछले 6 महीने से साफ हवा भी नसीब नहीं हो पा रही है। ऐसे में अब आसपास के क्षेत्रों के लोगों में अब स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी आने लगी है। प्रशासन कब तक इन प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर अंकुश लगाता है, ये देखने वाली बात होगी। आबू रोड से श्रवण रावल की रिपोर्ट। रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए HBC विशेष। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश में सड़कों की हालत खराब होने के चलते लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। सड़कों की बदहाली और उन पर बने गड्ढों ने राजस्थान पथ परिवहन को भी अपने आगोश में ले लिया है। सड़कों की खराब हालत के चलते ही बूंदी आगार को रोजाना काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पूरे प्रदेश की अगर बात की जाए तो सड़कों की हालत दयनीय कही जा सकती है। इससे यात्रियों को तो परेशानी हो ही रही है, लेकिन सड़कों की इस खराब हालत के चलते सरकारी मशीनरी को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालात यह है कि बूंदी आगार की बसों की हालत भी सड़कों जैसी होती जा रही है। बूंदी से झालावाड़ रूट हो, अजमेर हो या फिर कोई और लोकल रूट हो, सबकी हालत बदतर हो चुकी है।